वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन चैनल पर मैं SK वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने साइन एंड सिंबल्स का अध्ययन किया था, जिसमें से हम जो है 65 वायरिंग के 65 साइन एंड सिंबल्स का अध्ययन कर चुके थे। आज है आपका 66वां नंबर, 66 नंबर। 66 नंबर पर आपका आता है हॉर्न या हूटर। हॉर्न और हूटर, ठीक। तो हॉर्न गाड़ियों में, हर 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियों में हॉर्न लगी होती है, बटन दबाते हैं, पी 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 करता है हॉर्न। या हूटर क्या होता है, जो VIP गाड़ियाँ लगी रहती हैं उनमें हूटर लगा रहता है। तो हॉर्न या हूटर का साइन सिंबल क्या है, ये इस तरह से बनेगा। बस ये इधर खींच देना है, कि इधर खींच देना है और इसको ऐसे जोड़ देना है। ये आपका हो गया हॉर्न या हूटर का साइन। जो लाउड स्पीकर था वो ऐसे था, ऐसे ही था ना, उसमें भी पीछे, लेकिन उसमें अलग से दिखाया जाता था लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर जो है हॉर्न या हूटर से अधिक आवाज़ करते हैं। चलो, इसके बाद आता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। 67 सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इसको हिंदी में बोलेंगे केंद्रापसारक स्विच। केंद्रापसारक स्विच ये होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ये आपके जो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर होती है, सिंगल फेज मोटर का अध्ययन जब आप करेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। तो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग किया जाता है। और यह जो है क्या करेगी, मोटर को एक बार स्टार्ट करने में स्टार्टिंग टार्क देती है। जैसे ही मोटर जब अपनी नॉर्मल स्पीड को, यानी कि फुल स्पीड को प्राप्त कर लेता है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है कैपेसिटर को सर्किट से बाहर कर देती है, यानी कि सर्किट को ओपन कर देती है। ठीक है, यही इतना काम है इसका। अगर मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल स्विच का फिगर हो तो मैं आपको दिखा दूं। फिगर नहीं है, कोई बात नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है यह जैसे कोई चीज़ राउंड राउंड होने लगता है, सर्किट को, किसी सर्किट को क्लोज है, मान लो मोटर ऐसे ऐसे घूम रही, जब मोटर घूमते घूमते एक हाई स्पीड कर लेगी ना, तो इसमें इतना मतलब बल लगेगा कि सर्किट को ऐसे ओपन कर देगी ये स्विच। और जब मोटर बंद होगी तो फिर सर्किट क्लोज हो जाएगी। तो इसका काम होता है मोटर को शुरुआत में स्टार्टिंग टार्क देना। काम इसका टार्क देना नहीं, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ सर्किट को जोड़ के रखना। तो शुरुआत में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों से टार्क मिलता है। बाद में जब मोटर अपनी फुल स्पीड गेन कर लेती है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में ये लगी होती है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और ये जो है क्योंकि स्पीड इतनी अधिक हो गई कि अपने आप जो है ओपन हो जाती है, तो सर्किट को ओपन कर देती है। तो यानी कि रनिंग टाइम में फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग का कोई काम नहीं रह जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम सिर्फ होता है स्टार्ट कराना। तो चलो, ये हो गया आपका केंद्रापसारक स्विच है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अगला पॉइंट आता है आपका 68 नंबर, फ्लोरोसेंट ट्यूब। 68 फ्लोरोसेंट, FLUORESCENT, फ्लोरोसेंट ट्यूब। जो ट्यूबलाइट आपकी होती है, जो घरों में ट्यूबलाइट हम लोग यूज करते हैं, उसे ही बोला जाता है फ्लोरोसेंट ट्यूब। क्योंकि ट्यूबलाइट कांच की बनी होती है, तो जो उसकी आंतरिक सतह होती है उस पर सफ़ेद, हरा, नीला, पीला कई कलर के जो है पदार्थ लगे होते हैं। अमूमन देखने में आपको सफ़ेद कलर का पदार्थ दिखाई देता है। तो जिस कलर का, जो सफ़ेद कलर का पदार्थ दिखाई देता है, उसी को बोला जाता है फ्लोरोसेंट मटेरियल या फ्लोरोसेंट पदार्थ। तो जिस कलर का फ्लोरोसेंट मटेरियल ट्यूबलाइट की आंतरिक सतह पर, ट्यूब रॉड की आंतरिक सतह पर लगा होता है, वैसा ही कलर का प्रकाश हमको दिखाई देता है।
चलो, फ्लोरोसेंट ट्यूब का साइन हो जाएगा ऐसे, ऐसे खींचना है आपको, ऐसे खींच देना बस। ये हो गया आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब का साइन। ये लाइनें बहुत बड़ी नहीं होगी, ध्यान रखना, बस छोटी। चलो, इसके बाद जो है आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब अगला है डबल, DOUBLE, डबल फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो फिर क्या करना है आपको, ऐसे ही खींच देना है, इसको मिला देना है, ठीक है, और उसके बाद ऐसे एक लाइन खींच देना है। तो ये आपका हो जाएगा डबल, और ऐसे 2 लिखना चाहो 2 लिख दो, तो ये हो जाएगा डबल फ्लोरोसेंट ट्यूब का साइन। इसके बाद जो है एक साइन और खींच सकते हैं आप, ऐसे और ऐसे, ऐसे, ये भी डबल फ्लोरोसेंट ट्यूब का साइन है। चलो, इसके बाद 70 नंबर आता है आपका हीटर। हीटर अभी थोड़ी देर पहले पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था हीटर का। तो उसमें कौन से हीटर का अध्ययन किए थे हम, कन्वेक्शन हीटर, CONVECTION, कन्वेक्शन हीटर का अध्ययन हम पिछली क्लास में करे थे। यानी कि इसको हमने लिखा था हिंदी में संवहन हीटर। और दूसरा हीटर जो हम लोगों ने पढ़ा था वह था इमर्सन हीटर, इमर्सन, IMMERSION। तो अभी जो आप पढ़ने चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हीटर का साइन है, हीटर, HEATER। ये साइन नंबर है आपका 70। तो इसमें क्या करना है, एक ऐसे लंबा सा आपको आयत खींच देना है, और उसके बाद ऐसे ऐसे लाइन 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 ऐसे काटते चले जाना है, ऐसे खींच देना है। ये आपका साइन हो गया हीटर का। अगला आता है 71, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट DC, डायरेक्ट करंट, यानी कि DC, डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट करंट। DC का फुल फॉर्म अगर किसी को पता है तो बताए, तो लिख ही दिया हमने, हिंदी में बताए, हिंदी में दिष्ट धारा। क्या होगा, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। इसका साइन क्या होगा, सिर्फ एक लाइन जो है इसका साइन क्या हो जाएगा। इसके बाद अगला है अल्टरनेटिंग करंट, AC, 72। आपका हो जाएगा AC, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का साइन क्या होता है, ये इस तरह का सिंबल कहीं बना हो तो अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। चलो नेक्स्ट देखो, हो गया 73। आपका आता है प्रतिरोध, 73 है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। इसका साइन कैसे होगा, ऐसे ही एक छोटा सा ऐसे आयत आप खींचेंगे, इसमें लिख देंगे R, और ऐसे ऐसे आप बना देंगे। अगर सीधे अभी थोड़ी देर पहले ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही एक बॉक्स हमने और खींचा था, ठीक ना। तो उसमें क्या उस बॉक्स में मतलब वो वाला था, क्या बोलते हैं, हीटर वाला। तो ऐसे बॉक्स खींच के ऐसे ऐसे लाइन खींच करके ऐसे ऐसे कर दिया तो हीटर हो गया। और केवल इसमें लाइनिंग नहीं खींचना है, कुछ नहीं खींचना है, बस खाली रहेगा, R लिख देना है बस, रेजिस्टेंस। और अगला वाला आएगा आपका इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस पहले तो यही मिटा देता हूँ, 74 इंडक्टेंस, INDUCTANCE। इंडक्टेंस का हिंदी होता है प्रेरकत्व, प्रेरकत्व, इसका हिंदी होगा प्रेरकत्व, ठीक है। और इसका प्रतीक चिन्ह होता है प्रेरकत्व का, इंडक्टेंस का L,
तो ये आपका साइन बस ऐसे ही सब कुछ रहेगा, कुछ नहीं चेंज करना है। बस जहाँ आर आपने लिखा था यहाँ पर आप यल कर दीजिए, तो हो गया प्रेरकत्व। अगला साइन आपका आएगा इम्पीडेंस 75। इम्पीडेंस IMPEDENCE। इम्पीडेंस का हिंदी होता है प्रतिबाधा। क्या होता है हिंदी इसका? प्रतिबाधा। चलो, तो इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा। एक मिनट जरा सा, चलिए ठीक है। तो इम्पीडेंस का मतलब हो गया प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा क्या होती है भाई? अब इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बताऊं क्या? थोड़ा सा समझ लीजिए आप पहले, ठीक है, तब मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगी बात। जैसे अभी एक साइन बनाया हमने रेजिस्टेंस का, ऐसे ही था ना, रेजिस्टेंस में हमने क्या कर दिया? R लिख दिया। एक साइन बनाया हमने ऐसे, और उसमें भी क्या लिख दिया? L। एक इंडक्टेंस का हो गया। फिर एक साइन हमने ऐसे बनाया आपका, इसमें लिख दिया हमने Z। इम्पीडेंस का साइन, ये इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा, इसका साइन Z होता है। तब देखो क्या है, ये सब चीज़ें हैं क्या? रेजिस्टेंस तो जानते ही हो। रेजिस्टेंस क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला जो है रेजिस्टेंस कहलाता है, यानी कि प्रतिरोध या प्रतिरोधक कहलाता है। इंडक्टेंस क्या हुआ? कॉइल में देखो, रेजिस्टेंस तो नॉर्मल तार में होता है, कॉइल में इंडक्टेंस होता है। जैसे ये कॉइल बनी है ये, तो इस कॉइल में विद्युत धारा के प्रवाह मार्ग में जो विरोध पैदा करता है उसे बोलते हैं इंडक्टेंस, यल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यल, कॉइल में। अब ऐसे ही एक और आता है कैपेसिटेंस, यानी कि जिस सर्किट में कैपेसिटर लगा होता है और वह विद्युत धारा के प्रवाह मार्ग में अवरोध पैदा करता है तो उसे कैपेसिटेंस कहेंगे। तो यहाँ कैपेसिटर नहीं लगा है, और जेड क्या आ गया आपका? दोनों समझ गए ना, आर फॉर रेजिस्टेंस, यल फॉर इम्पीडेंस, यल फॉर इंडक्टेंस। किस में लगेगा? यल कॉइल के लिए यूज किया जाएगा, आर जो है नॉर्मल तार के लिए। और जेड क्या होता है? मान लो कोई सर्किट है, सपोज दैट एक सर्किट है ऐसे, इस सर्किट में आर लगा हुआ है रेजिस्टेंस, फिर आगे जा करके यल लगा हुआ है इसमें इंडक्टेंस, यानी कि एक रेजिस्टेंस लगा है, एक चोक वगैरह है। इंडक्टेंस में मतलब आपका प्रेरक, जितनी भी कॉइल वाली चीज़ें होती हैं वो सब इंडक्टेंस में आती हैं, चोक मान सकते हैं आप, ठीक है। तो एक यहाँ चोक लगा दिए, मान लो हम ये सर्किट ऐसे कहीं किसी डीसी स्रोत से जोड़ दिए, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो भाई रेजिस्टेंस इसमें कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए जो है इंडक्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं होगा, इसका इंडक्टेंस कैलकुलेट होगा, इसका रेजिस्टेंस। अब पूछा जाए सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ, तो सर्किट के टोटल ऐसे नहीं पूछा जाएगा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का टोटल जो रेजिस्टेंस है उसको एक नया शब्द दिया जाता है प्रतिबाधा। क्या बोला जाता है? प्रतिबाधा। आपसे पूछा जाएगा सर्किट का टोटल इम्पीडेंस या टोटल प्रतिबाधा कितनी है, तो उसमें आर भी आप जोड़ेंगे प्लस यल भी जोड़ेंगे, आर और यल मिला करके जितना आएगा वो सर्किट का टोटल इम्पीडेंस निकलेगा। जोड़ के नहीं निकलता है, इसका फार्मूला अलग है, वो आगे चल करके क्लास में आएगा, तब वहाँ एसी सर्किट में जब आएगा तो वहाँ पढ़ा दूंगा, ठीक है। आपको थोड़ी मोड़ी बात समझानी थी कि मैं लिख रहा हूँ आर एल जेड, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो जेड समझ गए ना, किसी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, जिसको एक नया नाम दिया गया प्रतिबाधा या जेड। इसी में आप एक और सर्किट जोड़ सकते हैं, एक और मतलब ये कैपेसिटर जोड़ सकते हैं। तो अभी ये कैपेसिटर के लिए सी लिखा जाता है, तो आर प्लस यल प्लस सी, तीन चीज़ें लगी हुई हैं। इन तीनों चीज़ों का जो भी करंट का विरोध करने का टोटल बनेगा उसे इम्पीडेंस बोलेंगे या प्रतिबाधा बोलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 76 नंबर है आपका, सामान्य वाइंडिंग।
सामान्य वाइंडिंग, ठीक है, सामान्य वाइंडिंग। इसको इंग्लिश में आप लिखेंगे जनरल वाइंडिंग। वाइंडिंग के लिए सामान्यतया बस ऐसे 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 आप कॉइल बना दीजिए, ये सामान्य वाइंडिंग का साइन हो गया। चलो इसके बाद आता है सीरीज वाइंडिंग। 77 सीरीज, इसको हिंदी में लिखेंगे श्रेणी वाइंडिंग। सीरीज मतलब श्रेणी। इसमें क्या दिखाना है आपको, एक कॉइल फिर एक कॉइल ऐसे दिखा करके ऐसे बढ़ा देना है, माने 2 टर्न लपटे हुए, एक टर्न ये फिर एक टर्न ये दिखा देना आपका सीरीज वाइंडिंग। इसके बाद एक और आता है शंट वाइंडिंग, SHUNT शंट वाइंडिंग। ठीक ना, शंट वाइंडिंग। शंट क्या होता है, जो जब कभी कोई चीज़ चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे वह कॉइल हो किसी के पैरेलल में लगती है तब उसको वहाँ पर शंट बोला जाता है। जैसे इसको आपको मैं यहाँ पर एक दिखा दूँ, जैसे सपोज दैट एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, कोई सर्किट में, और अगर मैं एक रेजिस्टेंस और यहीं पर लगा दूं इसी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और छोटा सा ऐसे लगा दिया, तो ये कौन सा कहा जाएगा, ये रेजिस्टेंस आपका शंट रेजिस्टेंस कहला जाएगा। यानी कि किसी भी चीज़ के पैरेलल में यानी कि समानांतर क्रम में अगर कोई दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है तो वो जो है आपका शंट रेजिस्टेंस कहलाता है। शंट का मतलब है आप समझ लो कि पैरेलल, समानांतर। क्या समझ लो, शंट का मतलब ही समझ लो कि पैरेलल यानी कि समानांतर। तो शंट का प्रयोग बहुत जगह मिलेगा, इसलिए दिमाग में ये वर्ड आप बैठा लीजिए। सीरीज वाइंडिंग हो गई आपकी 2 टर्न। शंट वाइंडिंग में हमेशा ध्यान रखना, अगर शंट वाइंडिंग कहीं करी जाती है, जैसे एक आपको एग्जांपल शंट का और दिखा दूं, जैसे ये सपोज दैट ये मोटर का ये आर्मेचर होता है, ठीक है। आर्मेचर के पैरेलल में जब हम मोटर बनाते हैं, शंट मोटर बनाते हैं, तब के केस में आर्मेचर के पैरेलल में एक शंट वाइंडिंग ऐसे कर दी जाती है। बस अब यहाँ से आगे निकाल लिया जाता है वायर। तो ये जो वाइंडिंग होती है इसको SH बोला जाता है, शंट वाइंडिंग, ठीक है। या शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है ऐसे FSH, F माने फील्ड, शंट फील्ड। अभी ये सब बातें आपको ज़्यादा नहीं समझ में आएगी, ज़्यादा समझने का भी ज़रूरत नहीं, परेशान ना होइए, बस थोड़ा थोड़ा सा अवेयर हो जाइए चीज़ों से, थोड़ा थोड़ा सा जागरूक हो जाइए। पहली बार सुन रहे हैं तो हाँ ठीक है, बाद में ये ना कहिए कि मैं तो ये सुना ही नहीं था। तो शंट वाइंडिंग ये हो गई, कैसे लगी, पैरेलल में। किसी भी चीज़ के पैरेलल में यानी कि समानांतर क्रम में जब कोई चीज़ लगती है तो उसे शंट बोला जाता है। शंट वाइंडिंग में टर्नों की संख्या आपको ज़्यादा दिखाना, 4। इसमें 2 है तो उसमें 4 दिखा देना है आपको, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, बस ये शंट वाइंडिंग। शंट वाइंडिंग हमेशा पतले तार की और ज़्यादा लपेट की होती है, और जो सीरीज वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की कम लपेट की होती है। इसलिए सीरीज वाइंडिंग में 2 टर्न दिखाया हूँ, उसमें 4 टर्न दिखा दिया। चलो ये हो गया शंट सीरीज। उसके बाद है स्लिप रिंग पर ब्रूस। स्लिप रिंग पर ब्रूस, स्लिप रिंग क्या होता है, जो अल्टरनेटर होते हैं, अल्टरनेटर यानी कि जो जनरेटर होते हैं बिजली पैदा करने वाले, तो जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं ना, एक होता है डीसी जनरेटर, एक होता है एसी जनरेटर। देखो GENERATOR, जनरेटर मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, जनरेट करने वाला, ठीक, उत्पन्न करने वाला। जो उत्पन्न करने वाला है उसे, यानी कि जो जनरेट करने वाला है उसे हम बोलेंगे जनरेटर। चलो जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका डीसी जनरेटर, GEN लिख करके ऐसे लिख दिया हमने शॉर्ट, और दूसरा होता है एसी जनरेटर। तो जो एसी जनरेटर होता है इसी को अल्टरनेटर बोला जाता है,
एसी जनरेटर और अल्टरनेटर, ठीक है। और अब देखो जो डीसी जनरेटर होता है इसमें कम्यूटेटर लगता है, कम्यूटेटर और ब्रश एंड कम्यूटेटर एंड ब्रश। अब ब्रश क्या होता है सब बातें आगे समझाएंगे, यहाँ भी साइन समझाना है इसे थोड़ा सा बताना पड़ा है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर और ब्रश लगता है, एसी जनरेटर में आपका स्लिप रिंग लगता है। क्या? स्लिप रिंग, ठीक है। यही कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी सप्लाई देता है हमको, और इसमें स्लिप रिंग लगता है और क्या लगता है, स्लिप रिंग एंड ब्रश, ब्रश इसमें भी रहता है। ये हो गया आपका एसी जनरेटर। तो साइन में जो आया है अभी आपके सामने वो है स्लिप रिंग पर ब्रश, जो साइन है आपका। मिटा दे रहे हैं इसको, समझ गए ना। अब साइन पर आ जाओ। साइन है 79, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग पर ब्रश, यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पर ब्रश, बी गलत लिख दिया ना, BRUSH, ब्रश ऑन स्लिप रिंग, ब्रश ऑन स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग पर ब्रश लगा हुआ है, ये आपको दिखाना है। क्या करना है, ऐसे स्लिप रिंग ऐसे होती भी है, ठीक है ना। एक रिंग मतलब एक छल्ला होता है ऐसे ही गोल गोल, तो हाफ रिंग ऐसे दिखाना है आपको, और यहीं पर एक ऐसे लगा देना है, एक एरो मार देना है। ये साइन हो गया आपका स्लिप रिंग पर ब्रश लगा हुआ है। और दूसरा देखिए, दूसरा वाला आपका आता है कम्यूटेटर पर ब्रश, 80 नंबर कम्यूटेटर, कम्यूटेटर पर ब्रश। अंग्रेजी में आप ऐसे लिख सकते थे ब्रश ऑन कम्यूटेटर, इसमें भी ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक। बस अब क्या करना है, इसमें एरो नहीं मारना है, इसमें एक ब्रश बना देना है। ब्रश बना करके जो है अब एक जो है ऐसे वायर खींच देना है, इसको ऐसे 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 कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका ब्रश। ब्रश किसका होता है, कार्बन का बना होता है, कार्बन ब्रश बोलते हैं इसको। चलो नेक्स्ट है 81 जनरेटर सामान्य। अब जो एग्जाम अब जो आ रहे हैं साइन एंड सिंबल्स बहुत इजी हैं, ठीक है, कठिन नहीं है अब की बार। अब जो आ रहे हैं तो प्रैक्टिस आपको करनी है। जनरेटर सामान्य 81, जनरेटर सामान्य, इसको जो है ऐसे मतलब इंग्लिश में लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा जनरेटर जनरल। सामान्य जनरेटर का साइन कैसे बनाना है आपको, ऐसे गोला खींच देना है, ठीक है। गोला खींच करके यहीं पर लिख देना है आपको जी फॉर जनरेटर, ठीक। कहीं कहीं पर आपको ऐसे ऐसे भी लगा मिलेगा, कहीं कहीं पर नहीं लगा मिलेगा, एक ही बात है। दूसरा आता है आपका 82 मोटर सामान्य। कौन सा, मोटर सामान्य। अंग्रेजी में आप लिख लेना मोटर जनरल या फिर जनरल मोटर। इसके बाद इसमें भी वही साइन आपको बनाना है, ऐसे गोला कर देना है, उसके बाद यम लिख देना है, यम फॉर मोटर। बस हो गया मोटर सामान्य। चलो इसके बाद आपका आएगा 83 83
83 में आता है डीसी जनरेटर सामान्य। डीसी जनरेटर सामान्य, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है सामान्य। तो इसमें क्या करना है आपको, एक सर्कल बना लेना है। सर्कल बना करके जी लिख दिया तो ये क्या बन गया, जनरेटर। यहीं पर एक ऐसे साइन बना दीजिए, किसका साइन है, ये डीसी का साइन है। डीसी का साइन है, आप ऐसे खींच दीजिए तो ये बन गया डीसी जनरेटर सामान्य। ठीक, कहीं कहीं देखना सामान्य उमान्य नहीं लिखा रहता, ऐसे रहता डीसी जनरेटर। वो अब किताब में लिखा लिख दे रहा हूँ। इसके बाद आएगा आपका डीसी मोटर सामान्य। ठीक, डीसी मोटर। तो डीसी मोटर वाले में क्या करना है, जो आपका बीच में ये जी लिखा हुआ है इसी को आपको यम कर देना है। तो यम से बन गया ये डीसी, यम केवल मोटर का साइन है। अब इसमें नीचे ऐसे लाइन खींच दिया डीसी का तो ये बन गया डीसी मोटर। चलो 83 हो गया। इसके बाद आएगा आपका 84 भी हो गया। 85 एसी जनरेटर सामान्य। 85 अब कह रहा है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में आप क्या करेंगे, ऐसे सिर्फ फिर गोला करेंगे और उसके बाद जी लिखेंगे। जी का मतलब जनरेटर हो जाएगा। और नीचे जो अब ये जनरेटर का साइन है, अब इसमें नीचे ऐसे एसी का साइन बना दोगे तो ये बन जाएगा एसी जनरेटर। 85 हो गया। चलो 86 होगा, मोटर होगा एसी मोटर सामान्य। 86 में आपका एसी मोटर। ठीक, तो एसी मोटर के लिए क्या करना है भाई, गोला खींचना है, यम लिख देना है, बस ये हो गया मोटर। एसी मोटर है तो ये एसी का साइन बना देना है, एसी मोटर हो गया। ठीक, चलो इसके बाद 87 है 3 फेज स्क्विरल केज प्रेरण मोटर। 87 3 फेज, ये देखो साइन हमने खींच दिया ना, फेज का साइन है। 3 फेज स्क्विरल केज SQUIRRAL स्क्विरल। एक मिनट जरा, चलो देखो 3 फेज स्क्विरल केज रहता है, केज इंडक्शन मोटर। 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। आपकी किताब में जो लिखा गया है वो थोड़ा सा गलत लिखा गया है ना, तो इसको केज की जगह फेज लिखा है उसने, तो फेज नहीं रहेगा, केज रहेगा। केज मतलब होता है पिंजड़ा। क्या होता है, पिंजड़ा। तो इसको बोलते हैं 3। अब हिंदी देखो कितनी कठिन होती है। फेज को कला बोला जाता है, ऐसे लिख के आ जाएगा आपके किताब में प्रश्न पत्र में, 3 कला। ठीक है, स्क्विरल को लिखा रहेगा गिलाहरी। गिलाहरी, केज मतलब पिंजड़ा, पिंजड़ा। इंडक्शन मतलब प्रेरण। अब यहाँ फिर रहेगा आगे मोटर। अब बताओ भैया, अगर हिंदी सही, अगर अंग्रेजी सही ना पढ़े हो तो कर नहीं पाओगे। 3 कला गिलहरी पिंजड़ा प्रेरण मोटर, इसका साइन बनाना है आपको। लो भाई, साइन तो ऐसे खींचना है बस। एक मोटर कैसे होती है, मोटर गोल गोल होती है ना, गोल गोल। मोटर में एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। जो फिक्स वाला पोर्शन होता है ऊपर वाला, जो वाइंडिंग यहाँ रहती है, अंदर अंदर ऐसे लगी रहती है एक वाइंडिंग, वो फिक्स रहती है ना, इसको बोला जाता है स्टेटर। और ये कि जो घूमने वाला पार्ट रहता है बीच में रहता है, उसको बोला जाता है रोटर। और रोटर के बीचों बीच में फिर लगा होता है शाफ्ट। चलो, तब आपको कुल मिला के साइंस यहाँ अभी सिंबल बनाना, मोटर अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये हो गई आपकी, क्या हो गई आपकी, ये हो गई मोटर। मतलब सिंपली एक सर्कल बना दिए, मोटर हो गई। इसमें जो है इस तरह की जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है,
इसमें जो है इसके स्टेटर पर ही सप्लाई दिया जाता है। तो 3 सप्लाई हम निकला हुआ ऐसे दिखा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे यम 3 फेज, बस ये हो गया 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। इसमें जो स्टेटर होता है यहीं पर सप्लाई कनेक्ट करी जाती है। अच्छा, इसके बाद अगला जो आ रहा है उसमें रोटर पर सप्लाई कनेक्ट करी जाती है, इसीलिए वो उसका नाम है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको बताया कि कन्फ्यूजन मत हो, समझो। जो अगली बताने चल रहा हूँ ऊपर ही बता दे रहा हूँ आपको, इतना मिटा करके। लास्ट है आपका 88, इसमें है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। नाम अभी बाद में लिख दे रहा हूँ। देखो पहले क्या करो, ऐसे ही सर्किल बना लो। सर्किल बना करके ये तो हो गया मोटर का बॉडी, फिर अंदर में एक रोटर बना दिए। इसके बाद जो इसमें सप्लाई आएगी वो आपकी यहाँ पर आएगी रोटर पर, स्टेटर पर सप्लाई नहीं आती है इसमें। जब पढ़ाएंगे चैप्टर को तो अच्छे से समझ जाओगे। रोटर पर सप्लाई इसमें आती है, ठीक है। इसके बाद इसका आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, M1, M2, M3, या लिखना हो L1, L2, L3 कुछ लिख दीजिए। इसके बाद जो सप्लाई आउट होगी वो मतलब इंडक्शन के फलस्वरूप इसके स्टेटर पर सप्लाई आएगी। तो वो 3 आपको ऐसे दिखा देना, थोड़ा सीधा सीधा इसके, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। इसका नाम आप दे दिए T1, T2, T3। तो ये आप क्या हो गया, कौन सा मोटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। चलो, तो ये हो गया स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। कुछ नहीं करना है, सर्कल खींचना है, 3 वायर सप्लाई वाले दिखा देना है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ये वाला में क्या करना है, 2 सर्कल खींच देना है। सप्लाई जो लगेगी वो रोटर पर लगेगी, स्टेटर से पर सप्लाई अपने आप पैदा हो जाती है इंडक्शन के फलस्वरूप। चलो, तो ये क्लास हो गई ओवर, ठीक। और आपका जो है साइन एंड सिंबल्स वाला, जो वायरिंग से संबंधित साइन एंड सिंबल्स थे वो हो गए समाप्त। अब जो आएगा है स्टार्टर के साइन एंड सिंबल्स, फिर है मशीनों के साइन एंड सिंबल्स। गलत लिखा है कुछ, चलो कोई बात नहीं, इसको हम करेक्ट करके बताएंगे आपको। स्टार्टर के साइन एंड सिंबल्स, मशीनों के साइन एंड सिंबल्स, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साइन एंड सिंबल्स, और इसके बाद जो आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग होने वाले कुछ साइन एंड सिंबल्स। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलो ठीक है, इस क्लास को ओवर करें। क्लास ठीक ठाक हो गई 32-37 मिनट की, तो इस क्लास को ओवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ना अच्छा लगा हो तो मत करें, ठीक है। अच्छा लगा हो तो पढ़िए, ठीक है। और मैं तो यही निवेदन करूँगा, आप पढ़िए। मैं कंटेंट जो भी पढ़ा रहा हूँ अपने हिसाब से बेस्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।